हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सार नॉलेज बस पर। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 72 साल पहले यानी कि 1950 की, जब एयर इंडिया 245 नाम का प्लेन माउंट ब्लैंस नाम के पर्वतों में कहीं किसी एक जगह पर क्रैश हो गया था और इस घटना के सभी पैसेंजर्स और क्रू मारे गए। लेकिन यहीं पर कुछ सालों के बाद एक ट्विस्ट भी आता है, जिसे जानने के बाद सभी पहले तो हैरान हो गए थे। दोस्तों, इस घटना के कुछ सालों के बाद इजिप्ट में रहने वाले एक परिवार के पास अचानक से एक दिन चिट्ठी आती है और ये चिट्ठी किसी और की नहीं बल्कि उसी परिवार के बेटे की थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस परिवार के बेटे की डेथ पहले ही हो चुकी थी, वो भी कुछ साल पहले एयर इंडिया के 245 प्लेन के क्रैश हो जाने की वजह से। और जब सभी लोग देखते हैं उस चिट्ठी को तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये चिट्ठी उनके बेटे की ही थी और इसमें वही हैंड राइटिंग, वही लिखने का अंदाज देखने को मिलता है। लेकिन आखिर कैसे? इनका बेटा तो सालों पहले ही प्लेन क्रैश में मर चुका था और इन चिट्ठियों का सिलसिला यही नहीं रुकता है, बल्कि एक के बाद एक कई सारी चिट्ठियां आने लगी इनके घर पर, मानो कि जैसे उनका बेटा आज भी कहीं उन्हीं बर्फीली पहाड़ियों में कहीं पे जिंदा हो जो ये चिट्ठियां भेज रहा है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी और कैसे उसके मरने के बाद भी उनके घर पे उसके बेटे की चिट्ठियां आ रही थीं? आखिर एयर इंडिया 245 प्लेन क्रैश कैसे हो गया था? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस अनोखी वीडियो में। दोस्तों, 3 नवंबर 1950 यानी कि आज से करीब 72 साल पहले एयर इंडिया 245 नाम का प्लेन सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे से अपनी उड़ान भरी थी। अब आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे, भला ये एयरपोर्ट कहाँ पे मौजूद है। दरअसल ये एयरपोर्ट 1999 की पहले बॉम्बे में हुआ करता था और साल 1999 में सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया था और इसी तरीके से 1995 में बॉम्बे शहर का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। खैर, ये प्लेन उस समय सहार एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। ये एक लंबी दूरी वाली फ्लाइट थी जिसमें कि प्लेन में 40 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस प्लेन को सबसे पहले तो इजिप्ट में लैंड करना था और उसके बाद स्विट्जरलैंड में लैंड करने के बाद इसे लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जो कि इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन पॉइंट था। अब बात करें इस प्लेन की तो ये L749 मॉडल का प्लेन था जिसमें कि 4 प्रोपेलर इंजन लगे हुए थे। ये प्लेन आज देखने में भले ही पुराना लग रहा हो, लेकिन उस समय के दौर में ये प्लेन बहुत ही एडवांस्ड प्लेन था। अब ये प्लेन बॉम्बे से लंदन के लिए निकल पड़ा। इस सफर के दौरान इस प्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ान भरते हुए माउंट ब्लैंस को पार करना था और कुछ समय के बाद धीरे धीरे से मौसम भी खराब होना शुरू हो गया था। ATC लगातार इस प्लेन को गाइड भी कर रहा था, लेकिन अचानक से ATC का संपर्क एयर इंडिया 245 से टूट गया। वैसे ऐसी प्रॉब्लम देखने को तब मिलती है जब प्लेन ATC कवरेज एरिया से बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद प्लेन दोबारा से कनेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन एयर इंडिया 245 के केस में ऐसा ना हो पाया और इधर ATC से संपर्क टूटने के बाद से ही ATC लगातार कोशिश कर रहा था कि प्लेन से संपर्क हो जाए, पर अफसोस नो रिस्पॉन्स। ये खामोशी एक बहुत ही बड़े हादसे की ओर इशारा कर रही थी। ATC वाले इंतजार कर रहे थे कि अब प्लेन से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ अब तक 1 घंटा गुजर चुका था। फिर फाइनली सर्च टीम को भेजा गया जहाँ पे आखिरी बार प्लेन से संपर्क हुआ था, यानी कि इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों के बीच में। अब इतने बड़े पर्वतों के बीच में एक छोटे से प्लेन को ढूंढना था, लेकिन कई घंटे ढूंढने के बाद भी इस प्लेन को खोजा ना जा सका। लेकिन फिर भी दूसरे दिन सर्च टीम को दोबारा माउंट ब्लैंस की पहाड़ियों में ढूंढा जाना शुरू किया गया। लेकिन 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली इस प्लेन का कुछ हिस्सा मिल पाया और देखा गया कि प्लेन पूरी तरह से चूर चार हो गया होगा। लेकिन अभी भी पूरा प्लेन ना मिल सका, ना ही पैसेंजर्स और क्रू की बॉडीज, सब कुछ बर्फ में ही दफन हो गया हमेशा हमेशा के लिए। ये हादसा आखिर कैसे हुआ इसका कुछ पता ना चल सका। पायलट ने अपने आखिरी वक्त में भी ATC को किसी भी तरह की टेक्निकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर या किसी भी तरह का मेडे या इमरजेंसी के लिए भी कुछ ना बोल पाया था। अब हम इसी बात से अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि प्लेन में तो कोई खराबी आई नहीं होगी, पर हाँ, ये बात
बात तो जरूर थी कि मौसम जरूर खराब हो गया था। प्लेन करीब 15,340 फीट ऊपर पहाड़ से टकराया था। अगर प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी नहीं आई थी तो ये प्लेन आराम से इस पहाड़ को पार कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो आखिर हुआ क्या था? हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि प्लेन डगमगाते हुए नीचे की तरफ ना आया था, बल्कि ये पहले से ही पहाड़ की ऊंचाई के बराबर उड़ रहा था। लेकिन इस प्लेन के पायलट इस बात से अनजान होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि वो पर्वतों के ऊपर उड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि चारों तरफ बादल होने की वजह से आगे आने वाले पहाड़ों को नहीं देख पाया होगा। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, समझते हैं। 1950 के दशक में आज की तरह ही एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि जीपीएस, फ्लाइट चार्ट, नेविगेशन सिस्टम नहीं था। उस समय में प्लेन्स एल्टीट्यूड का पता लगाने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन खराब मौसम और उबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच में ये अल्टीमीटर गलत रीडिंग देने लगता है। और वहीं बादलों के बीच में सफेद पहाड़ भी तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस टाइम दोनों ही सफेद दिखाई देंगे। और जब तक पायलट इस बात को समझ सकता था तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। शायद हो सकता है कि एयर इंडिया 245 के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। वैसे देखा जाए आज के समय में भी प्लेन्स माउंट ब्लेंस पहाड़ के ऊपर से उड़ते हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसे हादसे देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्राइमरी सर्विलांस रडार, सेकेंडरी सर्विलांस रडार, जीपीएस और बहुत सारी सैटेलाइट रेगुलर प्लेन पर नजर बनाए रखती हैं किसी बाज की तरह। और प्लेन में लगा हुआ वेदर रडार बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी से सारी इंफॉर्मेशन पायलट को प्रोवाइड कराता है। अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी के होने से बिल्कुल सही जानकारी मिलती है और इसी वजह से ऐसे हादसे होना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही साथ पायलट को एक चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें कि उस एरिया का हर एक नक्शा होता है, ताकि इसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में किया जा सके। यही वजह है कि इस समय हादसे देखने को नहीं मिलते हैं। खैर कुछ सालों के बाद इस केस को बंद करना पड़ा, लेकिन इसी बीच एक और दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। इस हादसे के 6 साल बाद फिर से एयर इंडिया फ्लाइट 101 ठीक बिल्कुल उसी जगह पहाड़ से जा टकराया था जहाँ पे एयर इंडिया 245 टकराया था। और ये प्लेन भी एयर इंडिया 245 की तरह ही माउंट ब्लेंस की बर्फीली चादर के बीच में ही कहीं पर दफन हो गया था। फिर दिन गुजरे, साल बीते, धीरे धीरे ये बर्फ पिघलने लगी और सालों पहले दफन दोनों एयर इंडिया का मलबा बाहर आना शुरू हो गया। कई पर्वतारोही अक्सर इन पर्वतों की चढ़ाई करते रहते हैं। कभी प्लेन का इंजन मिलता है तो कभी टूटा हुआ प्लेन का कोई हिस्सा। और इसी बीच 1978 में फ्रांस के एक पुलिस वाले को एक चिट्ठियों का बंडल मिला। ये चिट्ठियां फ्लाइट 245 में बैठे एक पैसेंजर की थी जो 28 साल पहले मर चुका था, पर बर्फ में दबी वो चिट्ठियां अब भी सही सलामत थी। इसलिए उस ऑफिसर ने यह डिसीजन लिया कि वह उन सारी चिट्ठियों को पोस्ट करेगा। उन्होंने करीब 55 चिट्ठियों को पोस्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वो चिट्ठियां उस मरे हुए मुसाफिर के घर में दस्तक दिया तो सभी के सभी हैरान हो गए। आखिर मरा हुआ शख्स कैसी चिट्ठियां भेज सकता है? हालांकि कुछ दिनों बाद ये बात सामने आ गई कि ये चिट्ठियां किसी और ने पोस्ट की थीं। 28 साल बाद जब उनके घर वालों ने चिट्ठियां देखी तो ऐसा लगा मानो कि वो फिर से लौट आया हो। इस बर्फीले चादर में इंडियन न्यूज़पेपर मिला तो कभी इंडियन बॉडी, इवन भारत का सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी मिला। आज भी न जाने कितने राज दफन है इस माउंट ब्लेंस हिल में। शायद आने वाले कल में हमें और भी एयर इंडिया की कुछ यादें देखने को मिल जाएं। फिलहाल इस छोटी सी कहानी में अभी तक के लिए बस इतना ही। और आप लोगों का क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूल जाना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अब मिलता हूँ किसी और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।